हे गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। यहां पर करने जा रहे हैं हम 10th ज्योग्राफी का एक और चैप्टर और उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपने इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये कहां पर आता है, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है जो हमारे इंडिया में है और उससे क्या क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या डिफिकल्टीज है उससे जुड़ी हुई है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भैया क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या होता है कि कोई भी गुड्स, है ना, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम क्या करते हैं लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय प्रोसेसिंग इट फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके। जैसे आपको पता होगा कि कॉटन से हम कॉटन की फैब्रिक बना सकते हैं, है ना, एक ही बार में नहीं तो जो प्रोसेस होंगे उसके अंदर। शुगर केन से शुगर बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। कुछ ना कुछ चीज मैन्युफैक्चर हो रही है ना, कोकोनट ऑयल। तो ये जो भी चीजें हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। तो किसी भी गुड्स का प्रोड्यूस करना ऑन लार्ज स्केल आफ्टर प्रोसेसिंग इट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, ठीक है, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, ये तो मैंने बता ही दिया। एंड इट इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना बड़ा रोल होता है देश के डेवलपमेंट में, चाहे जनरल टर्म्स में बात करें या इकोनॉमिक जीडीपी के टर्म्स में बात करें, दोनों ही पार्ट में जो है, दोनों तरह के डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो थोड़ा सा और पॉइंट्स हम देख लें कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला तो है इट reduce द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। तो ऑब्वियसली ये सेकेंडरी सेक्टर में भले ही आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पर इसकी वजह से ही टर्शियरी सेक्टर में क्रिएटेड है ना। चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे कोई भी सर्विसेज की बात करें, तो जो भी टर्शियरी सेक्टर है वो भी इसी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो क्या पहला बात क्या बताया गया है कि आपको पता है कि इंडिया जो है ये ऐसा देश है जहां पर ज्यादा डिपेंडेंसी लोगों की, अगर जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें तो वो कहां पर है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो अब उस लोड को कम करना है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो या ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो वहां ना रहे, तो उसके लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ओके, दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होता है तो उसी से धीरे धीरे हम क्या मान सकते हैं कि उसी से ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है वो जा सकता है, खत्म हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसको दूर किया जाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि हमको इस सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमको करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हम कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जब होती है हमारे देश में ज्यादा, तो क्या होगा कि उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ पाएगा। अब इसका हम बहुत सीधा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे चाइना ने जो पिछले कुछ समय में जो किया है, ठीक है, उनका जो इकोनॉमी इतना हाई हुआ है, क्या कारण है, मैसिव लेवल पे वो लोगों ने क्या किया है, इस चीज पे ध्यान दिया, बहुत मैसिव लेवल पे लॉट मास प्रोडक्शन किया, और इतना मैन्युफैक्चरिंग करने से अब क्या है कि उनके देश में हर तरह की डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो या जनरल हो, वो हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को मानना होगा हमें, है ना। ऐसा नहीं कि हम बस यही कहें कि भाई हम ही शेर हैं हमेशा, ये हमको कुछ चीजें सीखनी भी होंगी। ठीक है ना, तो ये बात हमको समझनी है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज हम चाहते हैं कि हमारे पास आए,
दुनिया भर की करेंसी हमारे पास जमा हो जिससे हम अमीर हो जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे इस पे ध्यान देना होगा और चीज़ों को जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। तो यहाँ पर अगेन वही बात बोली गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सही मायने में जल्द से जल्द डेवलप करे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हमको इस सेक्टर पे बहुत खास करके अच्छे से फोकस करना होगा। और यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फर्निश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। तो यहाँ पर यह बताया गया कि कौन सा देश अमीर होता है। देखो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारे यहाँ पर भी। अगर बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू या झारखंड उस हिस्से में अगर हम बात करें, बहुत सारा मिनरल्स हमको मिलता है, पर क्या हम क्या करते हैं, हम बेसिकली वो जो आयरन है, रॉ आयरन है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो जो कंट्री उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसको स्टील में कन्वर्ट करके, स्टील में प्रोसेस करके फिर हमको बेच देता है हायर अमाउंट में। समझ रहे हो इस बात को कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल की दाम ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल से कुछ जो भी एडवांसमेंट है वो मशीनरी वो चीज़ों को यूज़ करके, और रॉ मटेरियल से हम क्या करें, रॉ मटेरियल को यूज़ करके और प्रोसेस्ड गुड्स बनाए, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना के बेचेंगे तो ज़्यादा दाम मिलेगा। तो आयरन एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि स्टील एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या स्टील एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम मशीनरी एक्सपोर्ट करेंगे। जितना ज़्यादा हम लास्ट लेवल में फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे उतना ज़्यादा हमको आमदनी होगा, उतना हम प्रॉस्परस होंगे। और यही चीज़ करती है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। क्या एक्सपोर्ट करना पसंद करती है, वो फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्या ये रिलेटेड है? ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से वो अलग हैं, दे मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, दोनों एक साथ ही जनरली होते हैं। ठीक है, या फिर अब यहाँ बात करें, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, है ना। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है डायरेक्टली जो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर द रॉ मटेरियल। जैसे हमने बोला कॉटन टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री होगी, या तो फिर पेपर इंडस्ट्री होगी, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री होगी। तो ये सब जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। और दूसरा वे भी देखो, एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। कैसे? जो पंप होता है ना, पानी का जो पंप होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब जो फार्म में चाहिए वो कहाँ से बनता है? इंडस्ट्री में बनता है ना। इसके बाद बात करते हैं, इंडस्ट्रीज हैव असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट in increasing their production and also made the production process very efficient। तो जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, या वहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है ना। चाहे हम बात करें मॉडर्न फार्मिंग की, जहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें जो है ये सब कहाँ से हो पा रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ये चीज़ें हो पा रही है। और बहुत सारे इनडायरेक्ट चीज़ें भी है ना। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है, जब मान लो रोड बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरा तैयार होता है, जब गाँवों तक रोड्स बनते हैं और कैनल बनते हैं, तो वो सब चीज़ों से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। एग्रीकल्चरल जो भी चीज़ें चाहिए फॉर एग्रीकल्चर वो आएंगे, है ना। ट्रैक्टर और ऐसी मशीनरीज जो होंगी वो आएगी, है ना। और जब कैनल बनेंगे तो वो सब, जब बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलपमेंट भी हो रहा है, और वही डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए भी फ़ायदा कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली दे आर ऑल डिपेंड। ऐसा नहीं कि किसी एक का रोल कम ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, पूरी दुनियादारी के हिसाब से। तो सबसे पहला है, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। हमारी जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये कहें कि हाँ हमने इतनी चीज़ प्रोड्यूस कर ली कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं।
सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा कि हमने बताया हमको एक्सपोर्ट की भी जरूरत है। और क्या यहाँ पर आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि ठीक है आप अपने लिए चीजें बनाओ, मतलब हम बात करते हैं इंडिया की, हम अपने देश के लिए हम चीजें बनाएं, पर जैसे मान लो कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे मान लो हमारी कोई कंपनी ने, इंडिया की कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पे मोबाइल फोन बना लिया है ना, पूरा कंप्लीटली यहीं का मोबाइल फोन बना हुआ है, हर चीज यहाँ पर बनी हुई है, तो क्या सिर्फ इतना ही इनफ होगा क्या कि हाँ भाई चलो हमारे पास ब्रांड आ गया, अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन आ गए, क्या इतना ही इनफ होगा क्या? नहीं, ठीक है, हमारे देश में बना है ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होना चाहिए, वो इंटरनेशनल मार्केट से जो चीज़ें इंपोर्ट होती है उसके लगभग उससे पैरेलल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी मैच करनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके जो है उसकी तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा और वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा, हमको जो वर्ल्ड कंपटीशन है उसको फेस करते हुए, ठीक है, वैसी ही प्रोडक्ट जो है, वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है या उससे भी बेटर जो है हमको बनाना पड़ेगा। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हो गया। आगे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीडीपी में या इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, तो वो देखते हैं। सबसे पहला, ओवर द लास्ट 2 decades the share of manufacturing industry have stagnated at 17%, मतलब अटका हुआ है 17% पे ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग आते हैं, जैसे कि माइनिंग और वो सब चीज़ें भी आती है, ठीक है। तो कंप्लीट जो हमारा इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो उसमें 27% इंडस्ट्रियल सेक्टर का है तो सही, लेकिन उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 17% है पिछले 2 दशक से, पिछले 20 सालों से, ठीक है। यानी इससे क्या बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर दिस पार्ट, है ना, कि वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, पिछले 20 साल से वो 17% पे अटका हुआ है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए, है ना। दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करें तो उनके कंपैरिजन में वहां पर लगभग जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 25 से 35% तक है, हमारा 17% पे अटका हुआ है, ठीक है। सो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले दशक के लिए वो कम से कम 12% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। हाउएवर ओवर द लास्ट डिकेड it has been around 7% only, है ना, 7% पर एनम, तो 7% का हुआ पिछले दशक में, हम एक्सपेक्ट करें कि इस दशक में जो है वो 12% का हो, ताकि एक बेहतर ग्रोथ जो है वो हो पाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे जीडीपी को अच्छा कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज बीन सेटअप फॉर विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल है जीडीपी में बढ़ाने के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो NMCC है उसको सेटअप किया गया है। आगे देखते हैं भैया कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो बहुत लॉजिकल है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, कि जहाँ पर हम इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं, जो बंदा चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मान लो मुझे ही इंडस्ट्री सेटअप करनी है इस पर्टिकुलर एरिया में या कहीं पर भी, तो उस एरिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना जाएगा, है ना, क्या वहाँ पर लेबर सस्ता है कि नहीं है, क्या वहाँ पर लैंड सस्ता है कि नहीं है, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही चीज़ों का जो गुड्स बनेंगे वहाँ पर उसका दाम डिसाइड होगा। अगर हर चीज़ उसको कम दाम में मुझे अगर मिल गई मान लो, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका दाम भी उतना हाई नहीं रहेगा। तो कहीं पर भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो ये बात का खास ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा उस जगह पर, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसा इंडस्ट्री है जो मैं गांव की तरफ भी, मैं कुछ रूरल पार्ट में भी मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ, वहाँ के लेबर से भी काम चल जाएगा, और शहरों में भी कर सकता हूँ मैं, और मुझे पता है कि शहरों में लेबर जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली पड़ सकती है, तो मैंने क्या किया, ऐसे में गाँव में सेटअप किया। इससे क्या हुआ,
एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ जनरेट हुआ और कम दाम में मेरा प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट। मान लो कि जैसे मान लो कि हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है ना, तो उसके लिए कोयला लगता है रॉ मटेरियल। तो अगर थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इसका नहीं लेते, हम शुगर केन वाले का ही केस में लेते हैं। तो अगर मैं शुगर मिल मुझे सेटअप करना है, ठीक है, तो वो मैं कहाँ कर सकता हूँ, वो कहाँ कर सकता हूँ? क्या मैं जो खेत है या जो जहाँ पर शुगर केन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है ना, फार्म में, उसके पास ही अगर इंडस्ट्री सेट करूँ, उसका मैन्युफैक्चरिंग शुगर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करूँ, तो वो क्या रहेगा? दैट विल बी बेटर, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल, वहाँ तक रॉ मटेरियल लाने में कितना खर्चा होगा, वो वाला पार्ट भी ध्यान रखना होता है। और एक और बात देखो यहाँ पर बताया गया है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो चीज़ प्रोड्यूस होगी, मान लो शुगर हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब उस शुगर को वहां से जब सेंड करना है मार्केट की तरफ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, उस बात को ध्यान रखते हुए भी ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो सेट किया जाता है। एंड फाइनली ऑब्वियसली द डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट द साइट, है ना, वहां पर जो फैक्ट्री लोकेट करना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें भी है जो जिसके बाद ही ये फाइनल डिसाइड होगा कि वहां पर हम सेटअप करें या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रीज होती है और जो सिटीज होते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज एंड सिटीज, तो ये दोनों चीजें कैसे चलती है? मान लो कि कहीं पर इंडस्ट्री बना, तो तुम मतलब लॉजिकली सोचो कि कहीं पर मान लो बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, भले ही वो किसी टाइम पे वो गांव रहा होगा या रूरल एरिया रहा होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसी फैक्ट्री बनी है तो धीरे धीरे आसपास में जॉब जनरेट हो रहे हैं, जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, तो क्या होगा, लोग अपने पैसे मिलेंगे तो लोग भी क्या होंगे, डेवलप होंगे, थोड़ा सा एडवांस होंगे, है ना, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्कूल अच्छे बनेंगे, तो ऐसे करते करते क्या होगा, हॉस्पिटल्स अच्छे बनेंगे, तो वो एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, यानी वो गांव से हो सकता है शहर बन जाए, यानी वो अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का भी अपना कनेक्शन तो जरूर है। पहला, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। ऑब्वियसली कहीं पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहां पर अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया में वो ट्रांसफॉर्म तो हो ही जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। काफी बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है वो शहरों के पास ही लोकेट करते हैं, ठीक है। कारण क्या है भैया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ही नेचुरली, और दूसरी चीज ये होगी, कहीं अगर मान लो किसी में कहीं पर स्किल्ड लेबर की जरूरत है तो ऑब्वियसली वो सिटी में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उस चीज की। अच्छा, और क्या होता है, cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, etc. है ना। तो यहाँ पर सिटीज का और खासियत क्या है, मतलब अगर कोई, मैं चाहूंगा कि मेरा इंडस्ट्री अगर इस सिटी के पास सेट हो, तो उसका कारण क्या है, तो यहाँ पर बताया गया कि भाई मार्केट पास में है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फिनिश चीज प्रोड्यूस होगी तो मार्केट नजदीक है, तो अच्छी बात है, वहीं पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बेटर होंगी, ओके, और लेबर भी वहां पर प्रॉपर अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिटी को शहरों की तरफ, जो फैक्ट्रीज है उसको शहरों की तरफ सेटअप किया जाता है। और क्या, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। जैसे हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का रिश्ता है। इसके बाद मेनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of advantages offered by the urban cities known as agglomeration economies। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, many industries tend to come together to make the advantages offered by urban centers, ठीक है। मतलब क्या होता है कि काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो सिटी की तरफ इसलिए भी आती है या इसलिए भी सेटअप होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, और ऑब्वियसली उससे जो वहाँ की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव तो होती है, ठीक है।
और ऐसे इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, याद रखना, ठीक है, जहां पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, ऐसी इकोनॉमी जो बनती है। ओके, देन वी हैव इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो ये सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या इनपुट है? तो इनपुट्स क्या क्या है? रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, जो मशीनरी के कंपोनेंट्स है वो सब चीजें चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या लगेगा? लैंड, है ना, जहां पर सेटअप होगा सारा, इसके बाद लेबर कैपिटल यानी पैसा, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर्स, और उसके बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें जो है, इस मतलब इनपुट तो हमको रॉ मटेरियल सब लगेगा, पर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, और जो उद्योगपति है वो चाहिए, तो वो बेसिकली फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? मान लो कि प्रोडक्शन हो गया तो फिर नहीं, प्रोडक्शन नहीं, अभी फिलहाल क्या होगा? रॉ मटेरियल को कहाँ पहुंचाना है? ट्रांसपोर्ट से फैक्ट्री तक पहुंचाना है, रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री तक पहुंचेगा। उसके बाद में जो चीजें आउटपुट में, यानी जो प्रोडक्ट वहां से ऑब्टेन होगा फैक्ट्री में, जो फाइनल गुड बनेगा, उस फाइनल गुड्स को क्या करेंगे? उसको अगेन ट्रांसपोर्ट करके कहां तक भेजना होगा? मार्केट तक भेजना होगा, और मार्केट से जो पैसा ऑब्टेन होगा वो पैसे से प्रॉफिट भी कमाया जाएगा, लोग यहाँ सब इन सब चीज़ों में लगाया जाएगा ना, रॉ मटेरियल फिर मंगाया जाएगा, फिर कंपोनेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, लेबर, सबको यहीं से पैसा मिलेगा। फिर ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसमें जो फैक्ट्री ओनर है वो पैसे भी कमा रहा है, और उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी पैसे कमा रहे हैं, और बेसिकली रॉ मटेरियल भी आ रहा है, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का हम टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो एक हो सकता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है ना। जैसे रॉ मटेरियल फार्म से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, कॉटन हो गया, वुलन हो गया या वूल हो गया, जूट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी एटसेट्रा, ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना। मिनरल बेस्ड कौन सा होता है? जो मतलब वो इंडस्ट्री जहां जिसका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा, वो मिनरल से आ रहा है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ठीक है, एल्यूमिनियम, मशीन, पेट्रोकेमिकल, ये सब क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद और भी टाइप्स देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, क्या रोल वो परफॉर्म करता है वो इंडस्ट्री, तो उस बेसिस पे बेसिक और की इंडस्ट्री, और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखो बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या है, रोल क्या है यहाँ पर? विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो यहाँ पर बेसिक और की इंडस्ट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कोई चीज फाइनल, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर के लिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ये नहीं रहेंगे तो आगे की कोई इंडस्ट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहीं से जो भी मशीनरी बनने की चीजें हैं, स्टील, आयरन, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब चीजें इन इंडस्ट्री से निकल के आती है, ठीक है। तो जो भी मिनरल को प्रोसेस करके और फिर जो मेटल निकाला जाता है, तो वो सब बेसिक इंडस्ट्री में आता है, और फिर इससे मशीन बनेगा, तो ऑब्वियसली आगे कंज्यूमर के लिए मशीनरी आ गई तो चीजें बनेंगी। कंज्यूमर इंडस्ट्री that produce goods for direct use by the consumer like sugar, toothpaste, paper, sieving machine, fan, तो कंज्यूमर को डायरेक्ट यूज करने के लिए, है ना। जैसे सिविंग मशीन जो है वो बनाना तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में, क्योंकि वो सीधे वो निकलेगा तो किसके काम में आएगा? कंज्यूमर के काम में आएगा। पर स्टील इंडस्ट्री क्यों नहीं कंज्यूमर इंडस्ट्री में है? क्योंकि स्टील बना के बॉक्स, स्टील का डब्बा या स्टील सिर्फ एक रॉ फॉर्म में क्यूब बना के मतलब नहीं है, उससे कुछ चीजें, कुछ मशीन बनेगी ना जो लोगों के काम में आएगी, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो ये समझ लो। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लग रहा है उस इंडस्ट्री में। अगर मान लो कि उस इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम दाम अगर लगा हुआ है, तो ऐसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर जो कैपिटल वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा का किया गया है उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मान लो मैंने कोई फैक्ट्री खोली है
जिसमें जो पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी है वो लेस देन 1 करोड़ है, तो स्मॉल स्केल में आऊंगा मैं। अगर मोर देन 1 करोड़ है तो क्या होगा, दैट विल बी कमिंग अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से अगर बात करें तो फिर उसमें पब्लिक सेक्टर, ये नाउ वी नो दिस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये वाला पार्ट आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखा होगा। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की भाई चीजें है ना, ये जो सरकार ऑपरेट करती है, तो दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक भेल, सेल। आप इसका फुल फॉर्म बताना, भेल और सेल, ठीक है, ये खाने वाला भेल नहीं है, फुल फॉर्म बताना। ओके, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो जिसके मालिक कौन होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। दे आर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक टिस्को है ना, टाटा क्या है, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है ना, तो यहाँ पर टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, रिलायंस है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आता है ना। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके चलाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑयल। ऑयल का फुल फॉर्म ही है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देन वी हैव कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, आपने कोऑपरेटिव ये टर्म सुना होगा अगेन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री कौन सी होती है, दे आर ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जो बंदा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहा है चीजों को है ना, या फिर सप्लायर जो है उसी का है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसी का इंडस्ट्री है, तो वो सब कोऑपरेटिव में आता है, ठीक है। वर्कर्स और बोथ, ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो उसके रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में है या सप्लाई में है या वर्किंग में है, वही लोग मिलके जो है यहाँ पर अगर सेक्टर बना रहे, इंडस्ट्री बना रहे, तो वो इसमें आएगा कोऑपरेटिव में। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस proportionately, such as sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala, ठीक है। तो कॉयर पता है क्या होता है, जो हमारा गद्दा है ना, जो गद्दा जो आप देखते हो, मतलब रुई वाला नहीं, बेड के ऊपर जो गद्दा रहता है जो अलग डिफरेंट, उसमें कोकोनट कॉयर वाला भी रहता है ना, तो नीचे कोकोनट का कॉयर रहेगा और ऊपर जो है वो स्पंज टाइप रहेगा, तो वो वाली चीज़ बताई जा रही है। तो वो सब बेसिकली केरला में जो कॉयर इंडस्ट्री है या महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर वाली इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि जो बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन या जो कोकोनट कॉयर, वही लोग मिलजुल के आपस में ये इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ओके, देन वी हैव बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड जो है वो उसका वेट कितना है, क्या वो हैवी है, क्या वो उतना हैवी नहीं है, तो उसके अंदर आएगा। जैसे हैवी इंडस्ट्री में क्या आता है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत भारी भरकम क्या आयरन और स्टील प्रोड्यूस ये करना है उसमें, तो वो हैवी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। ये बताना सीमेंट किसके अंदर आएगा, क्या सीमेंट यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, जरूर बताना। दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री क्या होता है, दे आर लाइट रॉ मटेरियल्स, दे यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, है ना। जैसे मान लो कि रेजिस्टर बनाने वाली कंपनी हो गई, ये जो भी कंज्यूमर, बेसिक कंज्यूमर वाली प्रोडक्शन वाली कंपनी, वो सब लाइट इंडस्ट्री में आता है। हैवी इंडस्ट्री में क्या है, जो जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो भी तुम्हारा सीमेंट वाला है, वो सब इसी में आता है, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री में। देन वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड मतलब क्या है, पढ़ा था सुना हमने कि जिसका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन हो रहा है, जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, एडिबल ऑयल, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड है। अब यहाँ पर ना ये एक फ्लो दिया है आपके किताब में, तो मैंने इसको बता दिया। अब देखो फाइबर प्रोडक्शन, फाइबर, मान लो कॉटन से, कॉटन के एकदम पतले वाले फाइबर ऑब्टेन किए गए, ठीक है, फाइबर प्रोडक्शन। अब ये फाइबर भी रॉ फाइबर भी सेल हो सकता है मार्केट में, या इसको स्पिनिंग करके इसको यार्न बनाया जा सकता है, थ्रेड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे थ्रेड बनाए जा सकते हैं। अब वो यार्न भी मार्केट में सब, जैसे वूल होता है ना, जो जिसको हम स्वेटर बना सकते हैं, तो वो भी मार्केट में यूज हो सकता है, या वो वीविंग करके, वीविंग निटिंग करके उसको फैब्रिक यानी कपड़े बनाए जा सकते हैं। अब वो कपड़े, जो पूरा कपड़े का थान है वो ही बिक जाए, है ना। जैसे मान लो हमने शर्ट का कपड़ा खरीद के शर्ट बनाया, सिलाया, तो जो कपड़ा है वो भी बिकता है मार्केट में, फैब्रिक, और या फिर उसको प्रॉपर डाइंग प्रोसेसिंग करने के बाद
उससे गारमेंट्स भी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके गारमेंट भी हम बना सेल आउट हो सकता है मार्केट में, जैसे रेडीमेड शर्ट आते हैं वो सब भी। तो ये सब जो है बेसिक बताया गया, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी गई है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम देखें, देखो कपड़े का पूरा जो लॉट है वो दिख रहा है आपको। इट ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है कि इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत ही यूनिक पोजीशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 4% टूवर्ड्स जीडीपी। सिर्फ अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो हमारे जीडीपी का 4% जो मतलब हमारे नेशनल इनकम या जीडीपी जो हम कहते हैं, जिससे हमारा वैल्यू, हमारे देश का इकोनॉमिक वैल्यू पता लगता है, उसमें कंट्रीब्यूशन 4% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। दैट इज ग्रेट, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे, मतलब अगर मैं अपने आसपास के एरिया की बात करूँ, या फिर लगभग मेरे ख्याल से जहाँ भी थोड़ा सिटीज़ है वहाँ आसपास में कपड़े के से जुड़े हुए फैक्ट्रीज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात का तो आप सुनते हो कि कब से, मतलब अंग्रेज़ उनके आसपास भी उस समय भी यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा जो है ये था, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें 4% कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का काफ़ी वैल्यू इससे भी ऑब्टेन होता है। मतलब आपने अगर सुना हो कि जो बहुत सारे आसपास में जो देखो जो शर्ट हम खरीदते हैं, बहुत लोग होते हैं ना जो ब्रांड पहनते हैं, मतलब वो उनको भी ऐसा नहीं इंडिया का ब्रांड, वो बाहर का ब्रांड है ना, अलग अलग ब्रांड के जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हमको लगता है कि यार वो विदेशों से आया हुआ कपड़ा है, ठीक है। भले ही मान लो वो शर्ट विदेश से आया होगा, पर शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका जो फैब्रिक है वो यहाँ से बन के गया होगा। काफ़ी भी आपने, अगर पता नहीं मुझे आपने सुना है कि नहीं, मैंने काफ़ी टाइम ऐसा देखा है, काफ़ी लोग जो काम करते हैं वो भी बताते हैं कि जो यहाँ से शर्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं ना, हो सकता है कि उस पर टैग लग के आपको फिर मिल जाए, ठीक है। या फिर शर्ट यहीं बन रहा है, सिर्फ टैग लग के आपको मिल जाएगा और नाम रहेगा कि हाँ वो दूसरे बाहर की किसी एमएनसी का है, ब्रांड का है, ठीक है। क्वालिटी नो डाउट अच्छी बनाई जाती है, पर वो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। सेल्फ रिलायंट, मतलब यहाँ से चीज़ें, यहाँ से जो टेक्सटाइल है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता दिया कि हर एक, ये वैल्यू चेन है आपका, हर एक लेवल पे जो है इसमें काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं। तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इम्पैक्ट है या बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। अब इसमें कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल, एक सेकेंड, ओके, इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वेर प्रोड्यूस्ड इन द विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स, ठीक है। तो पहले हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम टेक्निक्स चलते थे। 18th सेंचुरी पावर लूम्स जो है वो आए, जिसमें फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस जो है प्रॉपर वो बहुत तेजी से जो है प्रोडक्शन यहाँ पर होने लगा, ओके। देन आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड कॉटन, मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो आपने सुना होगा अगर वो मैनचेस्टर और यहाँ के गुड्स की कहानी, तो ऑब्वियसली एक दौर ऐसा था जब यहाँ के जो कपड़े और यहाँ के मिल से जो चीज़ें बनती थी, वो हैंडलूम से जो चीज़ें बनती थी वो बाहर जाती थी और बहुत कमाई हो रही थी हमारी। पर एक टाइम ऐसा भी आया जब बाहर की चीज़ें जो मैनचेस्टर में या फिर जो वहाँ की चीज़ें बनी थी, जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी, ठीक है, जो कपड़े थे वो यहाँ पर आ रहे थे और वो सस्ते हुआ करते थे क्योंकि वो मशीन से बने थे, मास लेवल बने थे। तो उससे क्या होता था, हमारे जो देश में जो वीवर्स हैं या उनके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल्स जो चीज़ें हैं, वो यहाँ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे मार्केट में, ठीक है। तो ये एक समस्या थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाद में देखो अब यहाँ पर पावर लूम्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। पता होगा आपको, ब्लैक सॉइल यहाँ पर है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है, बिकॉज कॉटन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कॉटन इंडस्ट्री थी, इट वॉज लोकेटेड हियर ओनली। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन मार्केट
ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। तो क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ये लोकलाइज था ये, तो उसका कारण है कि जो कंडीशंस थी, चाहे वो नेचुरल कंडीशन ग्रो करने की या फिर यहाँ का मार्केट और जो भी लेबर, जो भी आप कह लो फैसिलिटीज, उन सब की वजह से ऐसा था कि कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में लोकलाइज थे। प्रोवाइडेड अ लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, है ना, ये सब जो प्रोसेस होते हैं इस कॉटन टेक्सटाइल वाले पार्ट में, तो वो सब जो है यहाँ के फार्मर्स के लिए एक अच्छा एडवांटेज था कि उनको जीने के लिए और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, ये सब का भी इसमें है ना। ऑब्वियसली जो अगर कॉटन इंडस्ट्री है तो उसको प्रोसेस करने के लिए भी केमिकल्स और डाइज का भी डिमांड होता है, और इसकी वजह से दिस इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग दिस, है ना, इस पार्ट में इसको और ज़्यादा इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। ओके, स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो अभी भी अगर हम बात करें तो स्पिनिंग वाला जो टेक्निक है वो इस पार्ट में ज़्यादा सेंट्रलाइज है या लोकलाइज्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. ठीक है, तो वीविंग वाली जो टेक्निक है या वीविंग वाला जो प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, उसको मतलब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में जो है इसको डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि अलग अलग जो ट्रेडिशनल स्किल्स है और जो डिजाइन्स है वो मिले अलग अलग जो टेक्सटाइल्स हैं उन सब के ऊपर। ठीक है, तो वीविंग वाली टेक्निक जो है या वीविंग का जो प्रोसेस है वो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, उसको कहीं लोकलाइज नहीं रखा गया। ठीक है, इसके बाद द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो हैंडस्पन, हाथ से बना हुआ जो खादी का जो कपड़ा है, जो गांधी जी के ज़माने से आप मतलब सुनते आ रहे हो, तो उससे भी क्या होता है, वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, एंड कॉटेज इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या, घर पे ही वो चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। देन वी हैव टेक्सटाइल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे यार्न सिर्फ जापान को एक्सपोर्ट होता है, अदर कंट्रीज आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात समझो कि हम ना लगभग, चलो ठीक है, इससे हमको काफ़ी चीज़ें रेवेन्यू मिल जाती है, हम यहाँ से कपड़े या टेक्सटाइल ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं इन एडवांस कंट्री में अगर देखो हम, पर वहाँ से क्या आता है, अगर हम बात करें फ्रांस, यूके, रशिया, वहाँ से सोचो मतलब 4 हवाई जहाज़ या 10 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट दे दिए गए और उसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजिकली हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस करें, तो हम अगर ये सब चीज़ें अगर एक टाइम पे प्रोड्यूस कर पाएँ तो आगे जाके हम कितने एडवांस हो सकते हैं। तो ये थोड़ा समझना होगा हमको। अब हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है, मैं चाहता हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो उतना ही ज़बरदस्त हो जितना इसकी बात या इसमें रूल्स और रेगुलेशंस आए हुए हैं। ठीक है, ताकि देश हमारा सही मायने में कम समय में अच्छा खासा डेवलपमेंट 2050 या 2060 ही जो समय है वहाँ पर हम डेवलप कर जाएं और वी कैन बी द डेवलप्ड कंट्री। इंडिया हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। ठीक है, बात हो रही है टेक्सटाइल ट्रेड की, तो अगर हमारे पास मशीनरी की बात करें उसके लिए, है ना, तो हमारी कैपेसिटी या स्पिंडल्स जो भी है वो सेकेंड लार्जेस्ट हैं, सबसे मतलब फर्स्ट पे कौन है, चाइना है इन सब के मामले में। देन वी हैव ओके, एंड देन वी हैव अ लार्ज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। यहाँ पर एक और बात है कि देखो, हम कॉटन यार्न के ट्रेड में 1/4 मतलब 25% जो है हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, तो उस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो आप समझ सकते हो कि कॉटन यार्न प्रोड्यूस करने में वी आर
कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/4 यानी 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। लेकिन जब हम बात करते हैं गारमेंट्स की, यानी उससे जब कपड़े बनाए जाते हैं, वो वाले केस में उस वाले ट्रेड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4% ही उसमें हमारा रोल है। ठीक है, तो थोड़ा इस बात पे अगेन ध्यान देना है कि हम फिनिश्ड गुड्स कितना ज़्यादा उसको फिनिश करके वो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी पे हमारा जो इकोनॉमी है उसी से इम्प्रूव होगा। नाउ इट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ड्रॉबैक में अब देखो इसको कनेक्ट करूँगा ये पॉइंट को। सो इसमें सबसे पहला है आवर स्पिनिंग मिल्स आर कंपिटिटिव एट ग्लोबल लेवल, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। ठीक है, तो यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे स्पिनिंग मिल्स, तो वो तो हैं, वो बेसिकली यूज कर लेते हैं जितना भी हम फाइबर प्रोड्यूस करें। ठीक है, लेकिन वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग जो है वो दैट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। देन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट। ठीक है, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स है, मैसिव लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा, छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है वो। ठीक है, मेनी ऑफ आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न एंड इम्पोर्ट फैब्रिक। तो अगर हम बात करें स्पिनिंग इंडस्ट्री की यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, वो लोग कॉटन यार्न को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और वहाँ से बेसिकली वो जो कपड़ा है, मतलब धागे को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और फैब्रिक को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगेन वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लोहा एक्सपोर्ट करें और उसी लोहे को जो बाहर से प्रोसेस करके और क्या कर दिया जा रहा है, स्टील बनाया जाए, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हमको लोहे का एक्सपोर्ट में पैसा कम मिल रहा है, लेकिन स्टील जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ को हमको समझना होगा कि फिनिश्ड गुड्स जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें पूरा प्रोसेस करके, ना कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम बाहर भेजें। ठीक है, देन सो दीज आर सर्टन लिमिटेशंस भी है कि टेक्नोलॉजी वाइज हमको हर एक सेगमेंट में थोड़ा इंप्रूव करना होगा ताकि हम फाइनल गुड जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। देन वी हैव रीजंस टू इम्पोर्ट। वाई डू वी इम्पोर्ट, क्या जरूरत पड़ती है हमको इम्पोर्ट करने की? पावर सप्लाई इज इरेटिक। देन मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, मशीनरी जो है हमारा अपग्रेडेड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, पावर सप्लाई इशू हो सकता है। लो आउटपुट ऑफ लेबर आउटपुट जो है उतना अच्छा नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में जैसे हमने बताया कि जो जैसे कि अभी ये तो हमने जो भी बात की है सब नेचुरल फाइबर्स है ना, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, सिंथेटिक फाइबर एंड नायलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, उसके साथ में तगड़ा कंपटीशन जो है वो नहीं फेस कर पा रहा है जो नेचुरल फाइबर इंडस्ट्री है। और इस रीजन से हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डूइंग द इम्पोर्ट्स। जूट टेक्सटाइल की बात करते हैं। जूट तो पता होगा, वो रस्सी है ना, जिससे जो क्या बोलते हैं, गोनी या बोरा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, जैसे जूट आता है ना दिमाग में, वेस्ट बंगाल का नाम जरूर आता है। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा ही होगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, तो ये तो पता ही होगा, ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा था, और वो भी स्पेशली कहाँ, वेस्ट बंगाल का ही नाम आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, रस्सी बनाने में, गोनी बनाने में, है ना। इसके बाद मेनली अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ हुगली। से ये तो मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल, पर वेस्ट बंगाल में भी कहाँ, जो हुगली रिवर का जो बैंक है वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है। देन वी हैव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुगली लोकेशन। ठीक है, तो मतलब क्यों वहाँ पर क्या ऐसा है कि वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन हाई होता है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो इसका जो भी इसके लिए जो फैक्ट्री सेटअप किया गया है वो हुगली लोकेशन पे, हुगली को लोकेशन क्यों बनाया गया है, वहीं पर क्यों है बेसिकली जो उसकी फैक्ट्रीज है। सो ऑब्वियसली वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन हाई है तो वहीं फैक्ट्री का सेटअप सही रहेगा। ठीक है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जो जूट का जो रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल जब वो जाएगा फैक्ट्री के लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा तरीका वहाँ पर मेनली यूज़ होता है, जो वाटर के तरीके से, नदी के तरीके से वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय बोट, शिप, जो भी है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे। ओके, देन वी हैव अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट।
ठीक है, उसको उसके प्रोसेसिंग में पानी की ज़रूरत है और जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए हुगली लोकेशन स्पेशली जो है जूट के इंडस्ट्री के लिए वहाँ प्रॉपर लोकेशन है। और क्या है वहाँ पर, और क्या खास बात है, चीप लेबर, ठीक है, वहाँ का जो वहाँ के जो लेबर हैं वो उतना महंगे नहीं हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। कोलकाता एज अ लार्ज स्केल अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स, ठीक है। तो इन सब मेन रीजंस की वजह से जो जूट का जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर है, वो हुगली रिवर पे लोकेटेड है या वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। अब इससे जुड़ा हुआ चैलेंजेस क्या है या फिर क्या डिफिकल्टी आ रही है अब इस इंडस्ट्री को, वो हम देखते हैं। स्टिफ कंपटीशन विद द इंटरनेशनल मार्केट, ये तो हमने वहां भी देखा कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, है ना, आजकल प्लास्टिक और वो सारी जो सिंथेटिक चीज़ों का, रस्सी भी आजकल क्या ज़्यादा प्लास्टिक की रस्सी यूज़ होती है, कौन ज़्यादा ये वाला रस्सी कहाँ यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं या आर्टिफिशियल जो मटेरियल्स है उसके हाथ में कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं, मजबूत भी होता है, ओके। ये अलग बात है कि उससे पोल्यूशन वाली चीज़ें ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा रिलेटेड है, बट अगेन दे आर चीप, उसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इंटरनल डिमांड्स हैज़ बीन ऑन इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकिंग। इंटरनल डिमांड जो है क्यों बढ़ रहा है जूट का, वैसे क्योंकि सरकार ने इसको क्या कर दिया, कंपल्शन में लगा दिया है कि पैकिंग जो होगी वो जूट की चीज़ों से ही होगी। स्पेशली अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट लेवल पे या जो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे इस चीज़ को कंपल्शन में लाया गया है। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल जूट पॉलिसी जो है वो लाया गया था स्पेशली इस चीज़ के, इसको एनहांस करने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि जूट का जो प्रोडक्शन है वो सही रहे, ठीक है। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्शन। तो चैलेंज तो मेनली हम यहाँ पर देखें कि क्या चैलेंज है भैया, वो सस्ता, इससे सस्ता ऑप्शन आ गया है जो सिंथेटिक वाले में होता है, पर क्योंकि अब एनवायरनमेंट का कंसर्न आ गया है इसलिए हमारी सरकार भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब इस चीज़ को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। इंडिया स्टैंड्स सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसारी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ओके। तो शुगर से ही बनते हैं ये सब, है ना, चाहे हम गुड़ की बात करें, खानसरी की बात करें और शुगर की बात करें। तो अगर हम शुगर की बात करते हैं प्रोडक्शन में तो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट, गुड़ और खानसरी में हम लोग सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे आते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड ह्यूलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर समझो कि शुगर के मिल को, शुगर मिल को या शुगर के फैक्ट्री को अगर दूर सेट किया जाए, कहाँ से, जो फार्म है जहाँ से शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से अगर दूर सेट किया जाए तो क्या दिक्कत होगी, तो दिक्कत ये होगी कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगेगा ही, और क्योंकि वो हैवी होता है, और दूसरी चीज़ वो उतना दूर जब जाएगा ना तो उसके अंदर का जो जूस है वो भी, उसका कंटेंट भी कम हो जाएगा। सो द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज बल्की, है ना, हैवी है, और साथ में उसका शुगर कंटेंट भी कम हो सकता है, सुक्रोज कंटेंट भी कम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, फैक्ट्रीज को नज़दीक सेट किया जाता है, ठीक है। द इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। सीजनल है तो क्या होगा कि भाई अगर समझो ये ऐसा होता कि पूरे साल भर ऑपरेट होने वाला होता तो क्या होता है कि तो इसको दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड होते, बिजनेसमैन इंटरेस्टेड होते इसको सेटअप करने में ज़्यादा। क्योंकि सीजनल है इसलिए ये कोऑपरेटिव लेवल पे जो मिल ओनर्स हैं या जो आसपास के जो सप्लायर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने लेवल पे इस इंडस्ट्री को रन करते हैं, ठीक है। देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र, ठीक है।
दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज हायर सुक्रोज कंटेंट, ठीक है। यहाँ के जो सुक्रोज होते हैं महाराष्ट्र के, उस मतलब शुगर केन, उसमें ज़्यादा सुक्रोज का कंटेंट होता है, मतलब ज़्यादा शुगर ऑब्टेन होगा। द cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperatives and more successful are more successful in these states, ठीक है। तो बेसिकली वही कहा जा रहा है अगेन रिपीटेटिवली कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो सीजनल है ये जो इंडस्ट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बल्कि है, तो ज़्यादा दूर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगा, तो आसपास के लोग ही इसको सेटअप करके बैठे हैं, ठीक है। और तो ये सब कारण है, बहुत सारा ये सब कारण है जिस वजह से जो लोकल लोग हैं वही इस चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। मेजर चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है इससे जुड़े हुए, शुगर केन से जुड़े हुए? सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये तो भाई दिक्कत है ही। सीजनल नेचर है, इसलिए इसको बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स है या बड़े प्राइवेट स्केल पे इसको नहीं कर रहे लोग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहे, कोऑपरेटिव सेक्टर में इस रीज़न से है ये। लेकिन ये इसका चैलेंज भी है, दिक्कत भी है। सीजनल है तो बाकी सीजन, मतलब कि जब शुगर केन का सीजन होगा उस टाइम पे तो शुगर मिल में काम होगा, बाकी अदर सीजन में क्या होगा? तो दिस इज डिसएडवांटेज भाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी पुराने मेथड यूज़ किए जा रहे हैं जो उतने प्रॉपर एफिशिएंसी जिसकी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिले होता है इस वाले केस में, बल्कि है, हैवी है और इतना सिस्टमैटिक नहीं है, इस वजह से ट्रांसपोर्ट डिले होता है। नीड टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज क्या होता है? शुगर केन से जब वो जूस निकाल लिया जाता है तो जो कचरा बचता है वो कचरा नहीं होता, वो बैगेज होता है, उसको बैगेज कहा जाता है। उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? उसको यूज़ करके, मतलब जो अल्कोहल जो प्रोडक्शन होता है अल्कोहल वाले केस में, तो उसमें भी इस वाली चीज़ को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है। मतलब बैगेज को यूज़ किया जा सकता है, बायोगैस और भी चीज़ों में किया जा सकता है वैसे, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें यहाँ पर, अब सबसे पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज like heavy, medium and light depend on this for their machineries. तो यहाँ पर Q is the basic industry for other industry, मतलब बेसिकली वो क्या हो रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड करिए ना, क्योंकि चाहे हम दूसरे हैवी, चाहे हम सीमेंट की बात करें या सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें या फिर जो भी लाइटर इंडस्ट्रीज है, उन सब की जो मशीनरीज होगी वो कहाँ से आएगी? वो सब आएगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो मतलब बहुत तगड़ा डिपेंडेंस है सबसे, मतलब ये मान सकते हो कि इसको मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्री कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स आर एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की। चाहे इसका रॉ मटेरियल हो मिनरल्स, है ना, चाहे इसका फिनिश्ड गुड्स हो, ये सब हैवी होता है, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री में लिया गया है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ engineering goods, construction material, defense, etc. Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development, ठीक है। तो स्टील का जो प्रोडक्शन है और उसका जो यूजेज है उसी से डिटरमाइन होता है कि देश का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है। अगर हम स्टील को ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब लॉजिकली सोचो, स्टील इस्तेमाल होता है मशीनरीज में, तो इसका मतलब अगर कोई भी देश अगर ज़्यादा स्टील यूज़ कर रहा है तो इनडायरेक्टली वहाँ पर डेवलपमेंट है, क्योंकि वो मशीनरीज बना के मशीन बेचेगा बाहर, है ना, या एयरक्राफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़, है ना, जो फिनिश्ड गुड्स है, फाइनल मशीनरी जो है वो प्रोड्यूस करेगा और वो एक्सपोर्ट करेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आप समझो कि कोई भी देश स्टील जितना कंज्यूम कर रहा है, समझ लो कि वो उतना उसी हिसाब से डेवलप भी होगा। एंड देन अगर हम बात करें स्टील के प्रोडक्शन की, तो आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ये तीन चीज़ रिक्वायर्ड होती है। रेशियो देखो क्या है, 4:2:1। इस रेशियो में ये चीज़ें लगती है और अच्छा स्टील प्रोड्यूस होता है। अब देखो यहाँ पर अगर स्टील को थोड़ा और हार्ड बनाना है तो उसके लिए मैंगनीज का भी थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। टुडे विथ 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आज की डेट की बात करें तो 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है। और जो कि
अगर वर्ल्ड के क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो उसका कितना है, इट इज अबाउट, इंडिया इज रैंकिंग 9th, मतलब हम 9th रैंक पे हैं जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है उसमें। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयन। तो स्पॉन्ज आयन इज बेसिकली टाइप ऑफ आयन जो बहुत ही बोल सकते हो कि इनिशियल लेवल में फॉर्म किया जाता है, डायरेक्ट रिडक्शन से किया जाता है। ओके, रिडक्शन केमिस्ट्री में पढ़ना होगा आपको। तो ये स्पॉन्ज आयन की बात करें तो उसमें हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अगर क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो हम 9th रैंक पे आते हैं। ओके, अब इट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नो डाउट, चलो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। इन स्पाइट ऑफ अ लार्ज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पर एनम इज ओनली 32 kg। पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें और एक साल में, ठीक है, अगर पर कैपिटा के स्टील के कंजम्पशन की बात करें तो इट इज ओनली 32 kg, जो कि बहुत कम है। मतलब हम प्रोड्यूस तो ठीक ठाक ही कर ले रहे हैं लेकिन कंजम्पशन स्टील का बहुत कम है। और हमने क्या बात की थी कि अगर कोई देश स्टील का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इसका मतलब कि वो उतना ही ज़्यादा फिनिश्ड मशीनरी वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसके डेवलपमेंट के लिए उस देश के लिए अच्छा है। अब देखो बात करते हैं चाइना की, कंपेयर करते हैं। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। तो नो डाउट हमको पता है कि चाइना का डेवलपमेंट का जो बहुत सारा सीक्रेट्स यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि स्टील का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर रहा है और स्टील का कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा चाइना ही कर रहा है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो, अब इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा झारखंड और वो वाला बेल्ट जो है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्या कारण है देखते हैं, ठीक है। वाई इट हैज़ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, क्यों छोटा नागपुर प्लेटो में है? पहला तो है कि वहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है ना, वहीं पर भाई पूरा जो मिनरल्स है वो मिल रहे हैं, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, है ना, अच्छी क्वालिटी और लो कॉस्ट हो रहा है। दूसरा, लेबर भी वहाँ पर चीप है, तो भैया वहीं पर सेटअप करना सही है। कोई भी हैवी इंडस्ट्री है ना, उसके रॉ मटेरियल के पास ही उसका सेटअप उसे इंडस्ट्री का होता है, ठीक है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका जो हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो उसका रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्या है इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लिमिटेशन, वो बात कर लेते हैं। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो ये जो कोकिंग कोल है, कोल का एक वेराइटी है, ठीक है। इसका जो बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड स्टील के प्रोडक्शन में, तो इसका हाई कॉस्ट होने की वजह से और लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से, ठीक है, थोड़ा ये पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर जो है जो लोग हैं उतने स्किलफुल नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्टिविटी कम है और इस वजह से प्रोडक्शन कम हो पाता है, ठीक है। देन इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, है ना, ये भी एक दिक्कत ही है जो हमने वहाँ भी पढ़ा था। तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इररेगुलर सप्लाई होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो उस पर असर पड़ता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेलवेज की, रोड की, तो वो सही हालत में नहीं है, उससे भी थोड़ा सा इसके ऊपर असर पड़ता है। मूविंग अहेड, इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टील इन इंडिया। तो यहाँ पर दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, या दो मेन अगर हम बात करें सेगमेंट से, एक है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है टाटा स्टील। जितने भी पब्लिक सेक्टर वाले अंडरटेकिंग्स हैं उनकी मार्केट होती है सेल के थ्रू, और जितना जो टिस्को का यानी टाटा वाला जो सेगमेंट है उनका मार्केट होता है थ्रू टाटा स्टील, ठीक है। यहाँ पर लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि बाहर की कंपनियां या बाहर के जो सेगमेंट्स हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेगमेंट में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी सरकार ने ये लिबरलाइजेशन अलाउ किया है और इस वजह से क्या हुआ है कि दिस हैज गिवन बूस्ट टू इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। स्टील का देख लिया हमने, एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम वाले पार्ट में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो आफ्टर आयरन एंड स्टील जो सेकेंड नंबर पे जो मेटलर्जिकल पार्ट में से आता है दैट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। और इट इज द लाइट, रेजिस्टेंट
to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. जैसे कि तो इसकी प्रॉपर्टी बताइए बेसिकली एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का रहेगा, और स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ड्यूराल्यूमिन। तो ये जो ड्यूराल्यूमिन है वो एल्यूमिनियम में थोड़ी सी मिक्सिंग करके उसको बनाया जाता है, और उसकी देखो वो लाइट वेट भी होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी ज़्यादा कर जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, ऑब्वियसली जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बनते हैं, खाली एल्यूमिनियम से बनेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वेट तो कम रहेगा पर स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तो उसको वैसे एल्यूमिनियम में मिक्सिंग करते हैं और वो दूसरे अलॉयज बना के उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल बनाने की और वायर बनाने के काम में आता है, पता ही है हमको। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, काफ़ी जगहों पे एल्यूमिनियम ने स्टील, कॉपर ऐसी मेटल्स को रिप्लेस कर दिया है। ओके, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की, डार्क रेडिश ब्राउन कलर्ड रॉक कॉल्ड बॉक्साइट। तो यहाँ पर हमको पता है कि एल्यूमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो बॉक्साइट है, उसी का प्रॉपर्टी बताया गया है। 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ पर है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो भी आपको मैप वाली वर्क दिए हैं कि कहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री, या जो भी मैप वाले इस चैप्टर में काफ़ी सारे हैं एंड आर इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको देखना है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, और या तो हम किसी अलग सेगमेंट में उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, वैसे है भी, हमने किया भी हुआ है, जो बोर्ड्स के टाइम पे हमने उसको कवर किया था। ठीक है, प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें कौन सी पहला है रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा ना, और दूसरा अ शॉर्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि बॉक्साइट का सप्लाई भी अशॉर्ट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वहाँ पर एल्यूमिनियम प्लांट को हम सेटअप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब केमिकल इंडस्ट्री इज इन इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री जो है सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है और डाइवर्सिफाई यानी स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। अगेन टेक्सटाइल में हमने पढ़ा था 4%, ठीक है, यहाँ पर ये है 3%, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज 12th प्लेस इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट साइज। ठीक है, एशिया की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग 3rd पे आते हैं, और पूरे दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हम 12th पोजीशन पे आते हैं। ओके, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। तो यहाँ पर केमिकल वाले में भी 2 सेगमेंट हो जाते हैं, 2 सेक्टर हो जाते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश, ये सब आते हैं इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में आते हैं पेट्रोकेमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। पेट्रोकेमिकल स्पेशली। तुम बोलोगे सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है, तो जो थोड़ा केमिस्ट्री बेसिक आइडिया होगा तो पता चलेगा कि जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा साइंस आ गया अब यहाँ पर, मेरा साइंस वाला टीचर जाग गया, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है, जो लिविंग मैटर जैसे फॉर्म होता है, जैसे प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो चीज़ें होती है ये ऑर्गेनिक वाले पार्ट में आती है। तो ये जो पेट्रोकेमिकल है ये कैसे ऑर्गेनिक में आ गया, ऑब्वियसली ये सब प्लांट्स, एनिमल्स के डेड रिमेन्स, फॉसिल से फॉर्म हुआ है, तो देख दैट कम अंडर ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करके हम कुछ चीज़ें जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इनऑर्गेनिक वाले में बाकी जो भी केमिकल है वो सब ऑर्गेनिक छोड़ के बाकी सब है, तो क्या है, इनऑर्गेनिक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट कहाँ सेट होंगे, जहां पर रिफाइनरीज होंगे, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होंगे, ताकि रॉ मटेरियल उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना करना पड़े, वहीं पर उनको नज़दीक से मिल जाए। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, है ना। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है उनके पास
भाई कंज्यूमर बहुत तगड़े हैं या हैज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। बेसिक स्पेलिंग थोड़ा इसमें गड़बड़ है, ठीक है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्यों इतने सारे बहुत सारे कंज्यूमर्स क्यों हैं इस इंडस्ट्री के इस सेगमेंट में, क्योंकि जो बेसिक केमिकल्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं उनको प्रोसेस करके दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए उसको सप्लाई किया जा सकता है ना, दूसरे केमिकल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक केमिकल को प्रोसेस करके दूसरा या रिएक्शंस करके नए केमिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे इस्तेमाल में जैसे अभी एग्रीकल्चर के लिए या जो फर्टिलाइजर या वो सब चीज़ों के लिए तो इसका रिक्वायरमेंट लगेगा ही केमिकल्स का, ठीक है। और डायरेक्ट मार्केट में भी इन सब का इस्तेमाल होगा ही। जैसे आपको पता होगा वैसलीन या जितना भी केमिकल से जुड़ा हुआ जो भी क्रीम या दवाइयाँ, मेडिसिन, वो सब क्या है, इसी पार्ट से आएंगे, है ना। इसके बाद है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं। centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, है ना। NPK आपको याद होगा, NPK बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। और फर्टिलाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये NPK वाला, ठीक है। पोटाश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश एंड पोटेशियम कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमको पोटैश का हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्या बात है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Kerala contribute towards half the fertilizer production. Okay. Other significant producers are Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal. ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है पूरे इंडिया में, लगभग आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। ऑब्वियसली सीमेंट का इस्तेमाल हमको पता ही है कहाँ कहाँ पर होता है यार, मतलब कहाँ नहीं होता, है ना। चाहे बिल्डिंग बनानी हो, ब्रिज बनानी हो, रोड बनाना हो, रेलवे स्टेशन बनाना हो, हर जगह पर इस्तेमाल होगा ना। तो एयरपोर्ट बनाना हो, हर जगह यूज होगा। डैम बनाने के लिए तो इसका बहुत वाइड यूज है भाई। द इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम, ठीक है। वी नीड कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब चीज़ें ना, सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत हैवी है, तो हैवी इंडस्ट्री में आता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। कोल और इलेक्ट्रिक पावर का तो ज़रूरत है इन सब के प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। फाउंड द प्रोड्यूस ऑफ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडल एशिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। इन सब जगहों पर इसकी डिमांड ज़्यादा है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज इम्पोर्ट। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम इस मामले में, ठीक है, सीमेंट के प्रोडक्शन और इसके एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है ना। सो दैट इज गुड, गोइंग गुड। आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी गाड़ियों का क्या सेगमेंट, क्या चल रहा है। प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ऑब्वियसली भाई गाड़ी नहीं रहेगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होगा, गुड सर्विसेज और पैसेंजर्स का। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3-wheelers आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑफ कोर्स। लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव। अब ये इसकी बात हो रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और क्या है, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बैंगलोर, ठीक है। तो ये सब जो है इन जगहों पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है, ठीक है। मेनली आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, ठीक है। तो जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर हम बात करें 90 या उस आसपास में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त से ज़्यादा मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, इंडियन मार्केट फॉर
विदेशी इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन डेवलप हुआ, और उसके बाद से ही काफ़ी मतलब डिमांड आया इस सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल वाले सेगमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, सो इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर एटसेट्रा। तो ना टीवी की बात करें, ठीक है, या इंटरनेट की बात करें, या सेलुलर टेलीफोन की टेलीकॉम की बात करें, मतलब फ़ोन एंड ऑल सब कुछ इसी सेगमेंट में आता है ना। बैंगलोर हैज़ एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस मामले में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी वाले मामले में जिसने तरक्की किया है वो बैंगलोर है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। हैज़ अ वाइड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, सो इट ऑब्वियसली दिस हैज़ अ वाइड इम्पैक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर ना देखेंगे हम उस चीज़ को। ठीक है, आगे बताता हूँ। दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 8-fold इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होने वाला है इसमें एम्प्लॉयमेंट इन द नेक्स्ट 3 to 4 year, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी अब दूसरी कंट्रीज़ का भी अगर उनको बनाना है तो वो यहाँ पर काम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हो रही है। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर, यानी बीपीओ सेक्टर। पता होगा, कॉल सेंटर, जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, ठीक है, केपीओज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाहर का जो पैसा है वो इंडिया आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोप है सर्विस सेक्टर के मामले में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 types ऑफ पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन है भाई? हमने इंडस्ट्री बहुत सारी बात कर ली, अब पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, सो एयर पोल्यूशन पढ़ाई होगा साइंस में यार। कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। सल्फर जब फैक्ट्रीज में कंबशन होता है फ्यूल का, या व्हीकल से जब चीज़ें निकलती, तो एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेंट में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, अभी जाएंगे ऊपर, पानी में मिक्स होंगे और दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हेल्थ हजार्डियस माना जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाके और इट reduces द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए डायरेक्टली। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। तो ये सब चीज़ें हवा में जाएंगी और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in big and small factories। तो obviously इससे सब smoke produce होता है, कई सारे फैक्ट्री से produce होता है। इनफैक्ट toxic gas leaks can be very hazardous in terms with long term effects। ठीक है, तो obviously poisonous gas जब निकलेगा अगर इंडस्ट्री से, तो वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में भी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी डिस्चार्ज इंडस्ट्री से हो रहा है उसको कंट्रोल्ड, उसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करके और फिर रिलीज करना है उसको। ठीक है, चाहे वो, अब हम इसके बाद वाटर का भी देखेंगे तो वहाँ भी लगभग वही चीज़ होगी। ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट्स, सो ऑब्वियसली दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपको बिल्डिंग्स कैसे बोला, तो जैसे आपको पता होगा कि ताजमहल इट इज़ अ स्ट्रक्चर, और बेसिकली जब एसिड रेन हुआ तो उसके एसिड रेन जब होता है तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करता है एसिड से, और उसके ऊपर छोटे छेद जो है और पैचेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को इचिंग या पिटिंग कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ को ही अफेक्ट करता है ये, सिर्फ ह्यूमंस को ही अफेक्ट करता है ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली एनिमल्स, प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। दे आर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू वाटर, ठीक है। तो जो भी वेस्ट जो देखो यहाँ फैक्ट्री से निकल रहा है, देखो यहाँ पर ये कैसे झाग है, मतलब काला सा पूरा पोल्यूटेंट्स निकलता है इसमें, तो ऑब्वियसली वो एफ्लुएंट्स अच्छा नहीं है, एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म करेगा और वाटर रिजर्वॉयर को ओवरऑल भी खराब करेगा, ठीक है। मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज है जो ज्यादा वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, दैट रिलीज डाइज, डिटर्जेंट एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हेवी मेटल्स, ठीक है। देन थर्मल पोल्यूशन, ये क्या होता है, देखो अक्सर इसमें बता, थर्मल पोल्यूशन यानी क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है ना उसमें किसी तरीके से मतलब उसका हीट बढ़े, कैसे भी करके उसमें अगर गर्म पानी या उस तरह का चीजें जब जा रही है तो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, सो जनरली उसको हम थर्मल पोल्यूशन टर्म करेंगे। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? सो इट अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इन द रिवर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। तो बेसिकली जब पानी को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे पावर प्लांट्स में, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, पानी को जब कूलेंट की तरह यूज किया जाता है तो वो उसकी वजह से पानी जो है, ऑब्वियसली अगर वो चीज़ पानी अगर कूलेंट की तरह यूज कर रहे हो, मतलब कि किसी चीज़ को पानी ठंडा कर रहा है तो पानी गर्म होगा, तो ये गर्म पानी जब रिलीज होगा वाटर रिजर्वॉयर में तो दैट विल बी ऑब्वियसली कॉजिंग थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। ये अच्छा नहीं है अगर एक्वाटिक लाइफ की हम बात करें वैसे भी, ठीक है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस, ठीक है। मिसकैरेजेस पता ही होगा आपको, ठीक है। प्रेगनेंसी जब ये हो जाती है, डैमेज हो जाती है बेबी, तो दैट इज कॉल्ड मिसकैरेज, ठीक है। सो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, ऑब्वियसली ये जो बताया हमने इससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जब ये वाटर बॉडीज अफेक्ट होगा तो इससे सॉइल पोल्यूशन भी होगा और वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है। Dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts and garbages renders the soil useless, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल को भी बहुत डैमेज होता है अगर ये सब चीज़ें जो है हार्मफुल केमिकल्स और एफ्लुएंट्स जब यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है। देन वी हैव रेन वाटर परकुलेट्स टू द सॉइल। अब यहाँ पर रेन वाटर जो है, अगर बारिश का पानी अगर वो पोल्यूटेंट्स को लेके ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर पर्कुलेट करेगा, अंदर जाएगा, तो ग्राउंड वाटर जो अंदर है दैट इज़ प्योर, उसको भी ये क्या करेगा, खराब करेगा, उसको भी ये कंटेमिनेट करेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो बैड इफेक्ट। अब यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं गाइस, तो ऑब्वियसली वी नो दैट इसमें कोई शक नहीं कि ऑब्वियसली जब अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज होंगी, तो उसमें नॉइस पोल्यूशन तो वैसे ही ऐड होगा। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरीज, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, सॉज, pneumatic and electric drills contribute to the noise pollution, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज है जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिससे आवाज, शोर, नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होगा। नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन द इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है इस वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमारे सुनने की शक्ति में भी असर पड़ सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एमंग अदर एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। देन वी हैव कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं अब हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल? मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड recycling it in 2 or more successive stages। तो obviously we need to, ठीक है, कोई भी चीज़ अब जब हम बात कर रहे हैं एफ्लुएंट्स की जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, तो मैंने बताया कि उसको ट्रीटमेंट, ठीक है, और सिर्फ एक फेज का ट्रीटमेंट नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा फेज का ट्रीटमेंट करके उसको निकालना चाहिए, ताकि कम से कम एफ्लुएंट जो है वो, या इनफैक्ट कोई एफ्लुएंट ना निकले फैक्ट्री से बाहर, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक अच्छा चीज़ है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो रही है या जो भी जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा हद तक
बच पाएंगे। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग टू देम, तो यहाँ हमने बात किया थर्मल पोल्यूशन का। तो अगर जो हमने कहा, मतलब इनफैक्ट मैंने भी देखा है कि काफ़ी फैक्ट्री से गर्म पानी सीधे जो गटर या जो नाला होता है वहाँ डाल दिया जाता है, वो पूरा मतलब वहाँ से वेपर्स निकल, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो थर्मल पोल्यूशन है वो तो काफ़ी इजीली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बस उस पर ध्यान होना चाहिए सरकार का, और जो भी जिनकी भी जिम्मेदारी, जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, जो भी फैक्ट्री वाले, उनको खुद समझना चाहिए बात। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस। ओके गुड। यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल, तो यहाँ पर 3 फेजेस में कौन सा होना चाहिए? देखो पहला बताया प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशंस एंड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो मैकेनिकल तरीके से होगा, जिसमें जो पार्टिकल वाली जो गंदगी है वो बेसिकली सेटल करके उसको हटा दी जाएगी, ठीक है। ग्राइंडिंग या बेसिकली जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो चीज़ें वो निकाल दी जाएंगी उस वाटर वाले जो भी डिस्चार्ज करने वाले उसमें से, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। इससे क्या होगा कि जैसे कुछ बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली सेकेंडरी लेवल पे, यहाँ पर मतलब जो उसके अंदर के हार्मफुल जो केमिकल्स है उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड थर्ड इज टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो वेस्ट वाटर, जो अब तीसरे ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, सभी तरीके से फाइनली उसको मतलब पानी जो है वो रिसाइकल हो जाएगा और वो कुछ यूज के लायक हो जाएगा, ठीक है। एंड मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑब्वियसली वी नो दैट कि हाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा मोटर लगा के, पंप लगा के वो ओवर ड्रॉ करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। वो लीगली उस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर in the air can be reduced by fitting smokestack of factories with electrostatic precipitator scrubbers। तो यहाँ पर जब स्मोक निकलता है, जो चिमनीज होते हैं, ठीक है, तो उनमें से बेसिकली पार्टिकल्स का अब्जॉर्बर लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से जो ज़्यादा डिस्चार्ज है, ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन वाला डिस्चार्ज है वो ना निकले। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। तो ऑब्वियसली कोयले को जलाने से ज़्यादा स्मोक निकलता है, ठीक है। उसकी कंपैरिजन में अगर ऑयल या गैस यूज़ किया जाए तो दैट विल बी बेटर। जैसे आपको पता होगा कि गाड़ियों में भी हम पेट्रोल, आजकल पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स कम होती जा रही हैं धीरे धीरे, और अब CNG वाली गाड़ियाँ आनी, बिकॉज दैट इज कॉजिंग लेस पोल्यूशन कंपेरेटिवली। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद द साइलेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मशीनरीज या जनरेटर्स वो भी यूज़ किया, जो साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें साइलेंसर फिट करके और नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, ओके ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर प्लग और ईयरफोन से काम चल जाएगा, इससे तो हमारी नॉइस हमको कम सुनाई देगा, लेकिन जो पोल्यूशन हो रहा है, दूसरों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमको वही जैसे यहाँ बताया साइलेंसर, उस तरह के नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाने ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज, ठीक है। तो यानी कि चाहे कोई भी फैक्ट्री की किसी भी मशीनरी की बात करें तो उसको ज़रूरत है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने की कि वो एनर्जी एफिशिएंट बने और साथ में वो जो पोल्यूशंस हैं जैसे नॉइज पोल्यूशन वो भी ना करे या कम करे, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज हमारा ये चैप्टर होता है तमाम। अगर कोई पार्ट अगर छूट गया हो या कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी मेरे ख्याल से अब एक चैप्टर और बचा है तो वो कर लेंगे हम अगली बार। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।